क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, फर्स्ट टाइम तो आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ही समझ, आप थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा कि अप्रोच कैसे करना है। फिर ये सारे दोबारा करना, ये सारे दोबारा करना। बी केयरफुल अपने आप, वरना नहीं कर पाओगे एग्जाम में। चलो, अब हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे डिविडेंड और उन सब का चक्कर ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो इसका मतलब अभी अप्रोप्रिएशन हुई नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, तो वो सब नहीं हो सकता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बैलेंस है तो। वो कब होता है? जब हमें बैलेंस शीट का बैलेंस हो, सरप्लस हो। तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से उल्टा चलना है। नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं एक बारी। अदर इनकम में क्या क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड है, गेन ऑन सेल है, ठीक है। तो ये क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इन्वेस्टिंग इनकम होती है, दोनों ही अदर इनकम में आता ही हुई है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है, ठीक है जी। थर्ड, अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है। तो ये होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बाकी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कुछ नहीं करना। ट्रेड पेबल्स, तो क्या हो गए ट्रेड पेबल्स? करंट लायबिलिटी 23 करंट ईयर, 22 प्रीवियस ईयर। 23 क्या है? करंट ईयर। 22 क्या है? प्रीवियस ईयर। तो करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बढ़ गए। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कम हो गई। करंट लायबिलिटी कम हो गई। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बढ़ गए। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बढ़ गए, तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई। तो पहले तो यार, अब ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। तो वर्किंग नोट बनेगा सबसे पहले। वर्किंग नोट में क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, कुछ जरूरत, नेट प्रॉफिट बिफोर, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है आपका? 180, 64 एड बैक हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 180। ऐड क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना? 64,000। 2,44,000। यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड नहीं आ सकता, इंटरिम डिविडेंड नहीं आ सकता, ट्रांसफर जनरल रिजर्व नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट का फिगर नहीं है ये। और क्या आ सकता है? यहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्स भी नहीं, अगर क्रेडिट हो रखा होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को तो होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई है नहीं। तो ये क्या हो गया आपके लिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो डाउट आता है सर, फिर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और उसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी हो सकते थे, बट फिर भी दिखाना ही। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा, यहाँ पे क्या आ गया? 2,44,000। अब ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक एक करके। अब ध्यान से देखना, ये सब तो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग होता है, बट नॉन कैश होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, परचेज का तो कुछ नहीं करेंगे। 185 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो यही तो मजा है इसमें, इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, कौन सी दिखानी है, कहाँ से क्या कॉपी करना है। 185, तो डेप्रिसिएशन आना था। सिर्फ और सिर्फ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आने हैं। तो सर ऑपरेटिंग का क्या करें? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं ना। हम ओवरऑल में से नॉन ऑपरेटिंग हटा रहे हैं, जो बच गया वो ऑपरेटिंग ही है। तो इसका कुछ नहीं करना आपने। अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस का कुछ भी नहीं करना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो 36,000 ऐड हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ
एसेट्स 36,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 36,000। तो 244 प्लस 185 प्लस 36, 4,65,000, 4,65,000। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? अभी कुछ नहीं आएगा, अभी हमें माइनस होना है। क्या माइनस होना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम जो है आपकी सारी नॉन ऑपरेटिंग होती है। डिविडेंड रिसीव्ड और गेन 40, डिविडेंड रिसीव्ड 5, डिविडेंड रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक ये 5,000 है डिविडेंड रिसीव्ड, और ये कितना है? 40,000। 45,000 माइनस हो जाएगा, तो बच गया कितना? 4,20,000। ये आया क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स आइडेंटिफाई करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये तो ठीक है, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। एक जो बड़ा मजेदार होता है, ये चेंज इन इन्वेंट्री, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में यूज होता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 284, क्लोजिंग कितनी है? 3। तो इंक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, तो ये एक तरह से इंक्रीज इन करंट एसेट की तरह ट्रीट होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री थी 284, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3 लाख, तो इंक्रीज इन करंट एसेट बाय 16,000। कोई डाउट? तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें निकालनी आनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ P&L में। जो चेंज इन इन्वेंट्री दिया होता है वो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा होता है। तो अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन दी ओपनिंग इन्वेंट्री बाय दिस मच, तो 16,000। तो मतलब फिर वो एक तरह से इंक्रीज इन करंट एसेट की तरह ट्रीट हो जाएगा। चलो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होना है, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होना है। ट्रेड पेबल्स बढ़ गए, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने से बढ़ गए? 28,000 दिखा दिया। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, सर ये तो ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग अलग है। अब ये एक वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ रहे हैं। अब तो एक लाइबिलिटी बढ़ रही है ना आपकी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 3,000 से। इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना? 3,000। एसेट्स बढ़े, लाइबिलिटी कम हुई, यहाँ पे भी एसेट्स बढ़ी, तीनों चीजें माइनस हो जाएंगी। तो लेस क्या होना है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो 31, मतलब अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 451। इंक्रीज इन करंट एसेट, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 16,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 16,000। ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 37,000। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कम हो गए, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000। ओके, तो 451 माइनस 16 माइनस 37 माइनस 5, 393। क्या आ गया ये? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइनल स्टेप है लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। टैक्स के बारे में आपको क्या बताया है?
कि अगर एक ही फिगर है, अगर एक ही फिगर है तो हम अज्यूम करते हैं कि वही वही पे हुआ होगा, वही प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा। तो ध्यान से देखना, टैक्स पेड कितना है 64,000। तो 393 माइनस 64, नेट रिजल्ट क्या आया 3,29,000। 3,29,000 क्या है ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मजेदार।